शो चेष्टा यूट्यूब चैनल के चौथे अंक को लेकर मैं डॉक्टर जेपी शर्मा एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने शोध प्रारूप कैसे तैयार किया जाए के पहले 3 बिंदुओं पर चर्चा की थी। प्रस्तावना, शोध कार्य का औचित्य तथा संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन। इन 3 बिंदुओं पर मैंने गहनता के साथ आपसे चर्चा की थी और शोध प्रारूप बनाते समय इन 3 बिंदुओं पर किस प्रकार से आपको प्रकाश डालना है, स्पष्टीकरण देना है, ये सब चर्चा मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में की थी। आज इसी क्रम में जो अगले बिंदु हैं जिनकी चर्चा आज मैं करूंगा इस वीडियो लेक्चर में, उसमें पहला बिंदु है शोध प्रारूप में आपके द्वारा विषय अनुरूप तकनीक या विधि का चयन। शोध में किसी न किसी तकनीक का उपयोग या चयन अध्येता या शोधार्थी अपने विषय की प्रकृति के अनुरूप करता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार की शोध की विधियां या तकनीक हैं। नंबर 1 ऐतिहासिक विधि, नंबर 2 तुलनात्मक विधि, नंबर 3 परंपरागत विधि और चौथी जो विधि है वो है वैज्ञानिक विधि। पिछले 2-3 दशकों से अंतर्विषयी शोध अर्थात इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पर बहुत फोकस किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि एक विषय का शोधार्थी किसी अन्य विषय से संबंधित कोई संदर्भ पर शोध कार्य करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए नागार्जुन या प्रेमचंद के जो साहित्य है उसमें हमें ग्रामीण समस्याएं, किसानों की समस्याएं, ये संदर्भ सामाजिक संदर्भ हैं, आर्थिक संदर्भ हैं, तो ये समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए एक संदर्भ या विषय हो सकते हैं। इसी प्रकार मृदुला गर्ग के उपन्यासों में आधुनिक महिलाओं की वैज्ञानिक समस्याएं, मनोविज्ञान का कोई शोधार्थी यदि आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के मनोवैज्ञानिक चिंताओं का, मनोदशाओं का या उनके सोचने के संबंध में कोई शोध कार्य करता है या करना चाहता है, तो ऐसे संदर्भ अंतर्विषयी संदर्भ या अंतर्विषयी विषय को प्रोत्साहन देते हैं शोध में। इतिहास जैसे विषय में मुख्य रूप से ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इतिहास के जो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, जिनमें पुरातात्विक खुदाई में, एक्सकवेशंस में जो चीज़ें मिली हैं पुरानी, उनके द्वारा प्राथमिक स्रोत के रूप में हम बहुत सा शोध कार्य करते हैं। और तीसरा, जो विदेशी यात्री भारत आए उनके जो यात्रा संस्करण हैं वो, और चौथा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो भी ऐतिहासिक शोध में एक प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इतिहास में ऐतिहासिक विधि के प्रयोग का क्या औचित्य है, क्या उसकी सार्थकता है, इसको समझना भी आवश्यक है। इतिहास का अध्येता या शोधार्थी ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन करता है, निरूपण करता है, अनुशीलन करता है और उन तथ्यों की व्याख्या करके आज के परिप्रेक्ष्य में निरंतरता को देखते हुए उनकी मौलिकता, उनकी सार्थकता का क्या
उनकी भूमिका है, इन सब बातों का जो विश्लेषण करके वो निष्कर्ष निकालता है। ऐतिहासिक विधि हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों के संकलन से लेकर उन पर इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन निकालने में सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि समाजशास्त्री कोई अध्ययन है या मनोवैज्ञानिक विषय का कोई अध्ययन है, उसमें हमें तुलनात्मक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। वैज्ञानिक विधि के रूप में जो डाटा, जो क्वेश्चनायर्स, जो सैंपल साइज़ के आधार पर जो सैंपल कलेक्शन हुआ है, उस सब का निरूपण, उसका अनुशीलन, उसकी व्याख्या और अंत में निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स यानी सांख्यिकीय जो गणना है, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब को हमें प्रयुक्त करना होता है। तो विषय के अनुरूप हम जो तकनीक है उसका चुनाव करते हैं। अब अगला जो बिंदु है जिस पर आपको शोध प्रारूप में चर्चा करनी है वह है प्रस्तावित अध्यायीकरण, प्रपोज्ड चैप्टराइजेशन। इसके अंतर्गत आपको यह ध्यान रखना है कि एक अध्याय दूसरे अध्याय को कोई संकेत देता है, कोई संदर्भ देता है। इसका अर्थ है कि जितने अध्याय आप देंगे उन सब में कहीं ना कहीं सामंजस्य होना चाहिए, उसमें निरंतरता होनी चाहिए। जैसे एक माला में मनके होते हैं व्यवस्थित रूप से, इसी प्रकार आपके अध्यायीकरण में निरंतरता अवश्य परिलक्षित होनी चाहिए। एक बात और जो ध्यान रखनी है वो यह है कि अध्यायों को बनाते समय उनमें जो उप अध्याय हैं उनकी संख्या यदि आप कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मूल कारण ये है कि मेन फोकस जो होगा वो आपके प्रमुख अध्याय का होगा। यदि उपाध्याय अधिक होंगे संख्या में तो जो फोकस है वो बढ़ जाएगा। साथ ही विषय विस्तार को ध्यान में रखते हुए जो आने वाले समय में शोध सामग्री का आप संकलन करेंगे उसको भी ध्यान में रखना है अध्यायीकरण करते समय। ऐसा न हो कि कोई ऐसा अध्याय आप बना लें जिसके ऊपर शोध सामग्री का संकलन करने में आने वाले समय में आपको परेशानी हो। एक प्रकार से मौलिक संप्रेषण जो अध्याय हैं आपके वो करें, उनका कुछ महत्व दिखाई दे, इस प्रकार से आप अध्यायीकरण करते हैं। अब जो अगला बिंदु है वह है आपके द्वारा जो शोध कार्य किया जाना है उसका क्षेत्र और उसका सीमांकन। इसका अर्थ यह है कि जिस विषय को आपने चुना है शोध करने के लिए या आने वाले समय में जो आप शोध कार्य प्रारंभ करेंगे तो आपके द्वारा शोध प्रारूप में यह भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि आपके शोध का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक व्यापक है, उसकी कितनी सीमा है, क्योंकि अनियंत्रित ढंग से कोई शोध नहीं किया जा सकता। सीमांकन अत्यंत आवश्यक है, स्कोप एंड लिमिटेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपके द्वारा जो शोध का विषय चयन किया जा रहा है और जो अध्यायीकरण आपने प्रस्तावित किया है उसके क्रम में आपका जो विषय है उसकी भी कुछ सीमाएं आप सीमांकन के रूप में अवश्य अपने शोध प्रारूप में प्रस्तुत करें। अब अगला बिंदु है सहायक ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची और सहायक ग्रंथ सूची में सूक्ष्म अंतर है। जब आप कोई शोध पत्र या
शोध प्रबंध का अध्याय लेखन करेंगे उस समय आप जो सूचना, जो संदर्भ अपने शोध पत्र या अध्याय में देंगे उसको प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए फुटनोट अर्थात पाद टिप्पणी में कहाँ से वो सूचना या संदर्भ आपने लिया है, किस लेखक का ये ग्रंथ है या पुस्तक है या शोध पत्र है, वो सारी जानकारी आप पाद टिप्पणी में देंगे और साथ में पृष्ठ संख्या भी देंगे। लेकिन शोध प्रारूप में आप केवल शोध प्रारूप को तैयार करते समय जिन ग्रंथों का, जिन पुस्तकों का, जिन शोध प्रबंधों का, जिन शोध पत्रिकाओं का, समाचार पत्र पत्रिकाओं का, वेबसाइट्स का आपने उपयोग किया है अपने विषय निर्धारण में और अध्यायीकरण में, तथा जो तकनीकी पक्ष हैं जैसे शोध विधि का चयन, शोध सीमांकन इत्यादि सारे विषयों को आपने पढ़ा है और जिन ग्रंथों का, जिन पुस्तकों का जिसका उल्लेख मैंने किया है उन सब का आप एक ब्यौरा संदर्भ ग्रंथ सूची के रूप में नहीं अपितु सहायक ग्रंथ सूची के रूप में देते हैं। तो दोनों में मौलिक अंतर ये है कि संदर्भ ग्रंथ सूची जब आप कोई शोध पत्र या शोध प्रबंध का अध्याय लेखन करेंगे तब उस समय विषय को, संदर्भ को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए पाद टिप्पणी या फुटनोट में वो संदर्भ आप देंगे। लेकिन शोध प्रारूप में केवल आप लेखक का नाम सबसे पहले, उसमें सरनेम पहले आएगा। उदाहरण के लिए एडम स्मिथ, स्मिथ कॉमा एडम, फिर उसके बाद जो पुस्तक या ग्रंथ का शीर्षक है वह, फिर प्रकाशन का वर्ष, प्रकाशक का नाम और स्थान, ये सब सूचनाएं आपको अल्फ़ाबेटिकली देनी है। अल्फ़ाबेटिकली का अर्थ है वर्णाक्षर क्रम के अनुसार। यदि हिंदी के जो सहायक ग्रंथ सूची का उल्लेख करेंगे तो आ, ई, उ इस प्रकार से, और यदि इंग्लिश के जो आप ग्रंथ या पुस्तकें उनकी आप सूची देंगे तो उसमें ए, बी, सी, डी इस क्रम में देंगे। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि दो प्रचलित स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं जिनका उपयोग सहायक ग्रंथ सूची या संदर्भ ग्रंथ सूची को देते समय ध्यान में रखना होता है, एपीए स्टाइल और एमएलए स्टाइल। एपीए स्टाइल का अर्थ है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक पेपर्स और एमएलए मॉडर्न लैंग्वेजेस एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटीज़। इन दोनों में से अपने विषय के अनुरूप जो भी आप चयन करें उसका जो उद्धरण है, उसका जो स्टाइल है, उसको आप अपने सहायक ग्रंथ सूची में अवश्य ध्यान में रखें। गूगल में सर्च करेंगे या शोध गंगोत्री या अन्य जो शोध कार्य हुए हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि एमएलए अथवा एपीए के अंतर्गत किस प्रकार की स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग आपको अपने सहायक ग्रंथ सूची में देनी है। एक अन्य बात जो महत्वपूर्ण है कि जब आप सहायक ग्रंथ सूची देंगे तो उसको कई खंडों में विभाजित करें। खंडों का अर्थ है जो प्राथमिक स्रोत हैं उनको सबसे पहले, द्वितीयक स्रोत को उसके बाद, जो हिंदी के ग्रंथ हैं उनको पहले, अंग्रेज़ी के जो ग्रंथ हैं उसको उसके बाद, पत्र पत्रिकाएं उनका खंड अलग होगा, जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनका खंड अलग होगा, जो शब्दकोश हैं उसमें शब्दकोशों में भी वही क्रम होगा, पहले जो संपादक हैं उनका सरनेम, फिर पूरा नाम, शब्दकोश का जो शीर्षक है, खंड कौन सा है,
किस वर्ष में प्रकाशित हुआ है, कहाँ से प्रकाशित हुआ है, ये सारी सूचनाएं देनी होंगी। लेकिन शोध प्रारूप में आपको पृष्ठ संख्या का कोई उल्लेख नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आप अभी सतही रूप से प्राथमिक जानकारी दे रहे हैं। बहुत से आपने ग्रंथ पढ़े हैं, अभी कोई लेखन कार्य हुआ ही नहीं है शुरू, लेकिन आपसे अपेक्षा की जाती है कि जब आपने शोध प्रारूप बनाया होगा तो उस समय आपने बड़ी संख्या में अलग अलग प्रकार के मौलिक ग्रंथों को या द्वितीयक ग्रंथों को आपने अध्ययन किया होगा उनका, और उनसे कुछ ना कुछ शोध सामग्री के रूप में जो सूचना या संदर्भ आपको मिला होगा, उसका लाभ आपने शोध प्रारूप को बनाते समय उठाया होगा। फिर एक बात और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, वह यह कि कितनी पुस्तकें इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाएं। मैं ये समझता हूँ कि आपके शोध निदेशक के निर्देशन में आप पुस्तकों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। फिर भी 25 से अधिक हिंदी में और 25 से अधिक अंग्रेज़ी में जो प्रकाशन हैं, जो प्रकाशित साहित्य है, चाहे वो मूल ग्रंथ हैं चाहे वो द्वितीयक ग्रंथ हैं, उनका परिचय आपको देना चाहिए। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि शोध प्रारूप तैयार करते समय, क्योंकि ये शोध प्रारूप जब तैयार होगा तो आप के द्वारा रिसर्च रजिस्ट्रेशन कमेटी के सम्मुख पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना होगा, पीपीटी। तो पीपीटी भी आपकी जमा होगी और हार्ड कॉपी के रूप में आपकी शोध आलेख की प्रति भी जमा होगी। पीपीटी बनाते समय भी आपको संक्षेप में सारी चीज़ों को जो आपने विस्तृत रूप से अपने शोध आलेख में प्रस्तुत की हैं, उनका संक्षिप्तीकरण करके पीपीटी के माध्यम से एक सॉफ्ट कॉपी आपको सबमिट करनी होगी विश्वविद्यालय के रिसर्च शोध विभाग में। इस प्रकार ये पूरा क्रम शोध आलेख का, जिसमें आप विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे और वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक पक्षों को अवश्य ध्यान में रखेंगे। जो नई तकनीकी, जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं शोध के क्षेत्र में, उन सब को आप अपने शोध प्रारूप में अवश्य समाहित करिए। कारण यह है कि आज का जो शोध या शोध की प्रक्रिया है वो पहले से कहीं ज़्यादा परिवर्तित हो गई है, अधिक वैज्ञानिक है, अधिक व्यावहारिक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे 2 वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जो बात मैंने आपको बताई है, जो तकनीकी पक्षों पर मैंने प्रकाश डाला है, आपसे विस्तृत चर्चा की है, उन सब बातों का यदि समावेश आपके शोध प्रारूप में होगा तो अपने ढंग का एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और मौलिक शोध प्रारूप होगा और सभी तकनीकी तथा व्यवहारिक पक्षों को वो समाहित करके अंततः एक सफल शोध प्रारूप की श्रेणी में जरूर गिना जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सम्मुख एक नया अंक लाऊंगा और अगले अंक का जो विषय है वो है शोध पत्र लेखन किस प्रकार किया जाए। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अगले अंक में मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा धन्यवाद।